जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में जो एक दुनिया समानांतर कहानी जिनमें तमाम कहानियों को संकलित कर एक संकलन तैयार किया गया है राजेंद्र यादव जी द्वारा। उसी में से एक कहानी हमारे समक्ष है आज, दूध और दवा कहानी। जैसे कि दूध और दवा कहानी एक प्रतीकात्मक तौर पे दूध और दवा दोनों ही चीज़ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है। एक दौर रहा है कहानियों में जब हम कहानियों कथाओं को आदि रहे हैं आदर्श चीज़ों को लेके चलने और सुनने की। प्रेमचंद जी की कहानियों का अगर आप दौर देखेंगे और तत्पश्चात जो कहानियों की ये नई कहानी आंदोलन हमारे बीच आया है, नई कहानी आंदोलन एक तरीके से हमारे सामने उन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अपने विषय की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने रखा है जिन पे खुलकर शायद कभी बात नहीं होती थी। आज उन तमाम कहानीकारों का नाम लेना भी स्वाभाविक है, चाहे वो मार्कंडे जी का ये दूध और दवा कहानी हो या हमारे पाठ्यक्रम में अमरकांत जी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु, कृष्णा सोबती, शेखर जोशी, यहाँ तक कि मोहन राकेश, ये जितने भी लेखककार हैं जिन्होंने उन विषयों को अपना विषय वस्तु बनाया है जिन पर लोग खुलकर बात करने से हिचकते थे। और ये हमारी स्वाभाविक सी रूप से ऐसी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जो वाकई में एक्चुअल में हमारे समाज की नीड है, आवश्यकता है, जिसकी मांग है हमारे सामने। दूध और दवा प्रसिद्ध कहानी है मार्कंडे जी की। ये क्योंकि एक बार आप कहानी पढ़ेंगे तो शायद ही समझने में समस्या आए, क्योंकि बहुत ही प्रतीकात्मक तौर पे इस कहानी को व्याख्यायित किया गया है। ये एक तरीके से चेतना प्रवाह शैली और आमूर्त कथानक के कारण पारंपरिक जो कथा पाठक के लिए होता है तो वो सामान्य कथा तो समझ में आ जाता है पाठक को, लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ जैसे मुक्ति बोध का फैंटेसी कि अंधेरे में पढ़ना है आपको, तो समझ में नहीं आएगा कि ब्रह्म राक्षस कविता में पढ़ना क्या है। कुछ ऐसे ही बिल्कुल है कि कठिन प्रतीकों में कहा गया है, लेकिन कहानी एक जो कहानी का किरदार है मुख्यतः एक लेखक है, एक साहित्यकार खुद के जीवन के बारे में बता रहा है। जीवन में उसकी जो कि एक पत्नी है, पत्नी के साथ 2 बच्चे हैं, मुन्नी और रुनको करके, वो अपने परिवार में ही जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाता और उस अपनी पारिवारिक जो झंझावात है जिसमें वो उस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए कहानी इस प्रकार शुरू होती कि बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। अब देखिए जैसे घर में ही कोई बात ऐसी हो, वो बहुत छोटा सा हो, लगे नहीं कि बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर छोटी बातें उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुद्दा हो जाता है जो उसको समस्या को सुलझा नहीं पाता। अगर समाधान है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो बात बहुत छोटी सी नाजुक है और लचीली, पर मौका पाती ही सिर तान लेती है। ये खुद साहित्यकार बता रहे हैं। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले ये लगता है कि कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात भी मैं लोगों से करता हूँ और दूसरों से यही चाहता भी हूँ, पर यह सब तभी तो होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में मेरे बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और असहाय ध्वनियाँ मेरे कानों के पर्दे को छेदने लगती हैं। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूँ इनका। देखते हो अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती, यानी बच्ची जब जिद करती है तो एक लेखक अपनी पीड़ा बता रहा है कि जब मैं एक लेखक हूँ, मैं समाज के लिए तो तभी कुछ लिख सकता हूँ, नहीं समाज की पीड़ा तभी लिख सकता हूँ जब सच में मैं भय रहित या इस चिंता मुक्त वातावरण से खुद को अलग पाऊँ, तब तो लिखूँ। वो कह रहा कि मैं अपने आप को इससे अछूता नहीं पाता कि मुन्नी को अब दूध की ज़रूरत है और वो जिद करती है। ये बात ऐसा भी नहीं कि मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरता। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना भी चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसी विचित्र लालसा है जो कभी पूरी होती ही नहीं दिखाई देती।
सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वह जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी माड़े से सूजी आंखें और भी सूजी होती हुई लगती है। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर ना खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने और आने की मर्मांतक पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूँगा। पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूँ। तुम जो इस कड़ी जमीन की चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिलमिलाते लोक में खींच ले जाती हो। तुम्हारे सीने के बीच मुलायम उजले देहभाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखें बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। लेखक ये कह रहा है कि स्त्री और मजदूर जो होते हैं, स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं ऐसी स्थिति, ऐसी विचित्र सी स्थिति में पड़ने के बाद में किसके बारे में सोचता हूँ, बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। आखिर इन दोनों को हरदम शिकायतें क्यों रहती हैं, क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है। मृत्यु की आखिरी कराह की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती हैं, पर किसी खोखले सांप की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती है। मैं इन विनाशकारी लहरों को दुनिया को निगल जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ, पर हल्की सी मुस्कुराहट या वह भी नहीं, तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़ और उस समय कुछ भी और ना सुनने की बात जाने भी दो। कमर के नीचे नंगी खुली मैं इस असामयिक मृत्यु से बचना चाहता हूँ, पर कोई चारा नहीं है। मुन्नी की माँ के जीने का यही सहारा है और मेरे पास उन मृत्यु की घाटियों की सूनेपन को दूर करने का यही उपाय है। यह विश्वास नहीं करती, पर मैं सच कहता हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के माड़े की दवा, या उसके दूध के लिए। स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, यहाँ पे ये कहने का कथन का मतलब है संकेत कि पति का साहित्यकार ना हो पाना। जो पति संकेत है कि इस बात का कि पति का साहित्यकार ना हो पाना जितनी बड़ी समस्या है, उससे कहीं गंभीर समस्या ये कि पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए एक साधारण जो जीवन स्तर की कल्पना कर रही है, उसको भी वो नहीं दे पा रहा है। विश्लेषण की इस गहरे बिंदु पर लेखक जाकर ये समझ जाता है कि चाहे स्त्री हो चाहे मजदूर, दोनों की स्थिति अगर देखी जाए तो एक ही है, जिनको जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन वो नहीं पूरा कर पाते हैं, जो उनके अंदर ही अंदर उनकी प्राण शक्ति और विद्रोह चेतना को दबाए रखता है। ये प्रश्न उसके साथ नहीं उठते, क्या आखिर क्या उसे बच्चे नहीं हो सकते, या उसे दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे। धीरे धीरे यह क्यों धुंधलाता है। पानी सिर्फ एक बूंद स्याही जाने कैसी फैल कर एक झील, भूरी आंखों की तरह वह भी सतही उथली अछूता कच्चा नुकीला फूल, आसमान में मुड़ने वाली लर्जती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने मुल्क में बनी और भूख वे मित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं, जो चाहे तो मैं भी उन्हीं की तरह का लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे की नौकरी देने वाला मुलाजिम। लेकिन वह नौकरी से चढ़ती है, तुम नौकरी करोगे, फिर तो मोटर बंगले और सुख की अनेक कोठियां हैं, मेरे लिए जगह कहाँ होंगी। मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो, लेकिन वह तो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है जो कभी भी नहीं भड़केगा। मुन्नी की माँ ये भी जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगा, क्यों उसके लावे से मेरा घर आंगन नहीं पड़ जाएगा। इसलिए ना कि मैं लिखूंगा और लिखने से पैसे मिलेंगे और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। वह यही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि है। कभी कभी वह स्कूल टीचर की तरह बोलती है, आखिर यह सब और है ही क्या। मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था, बहुत सारे कपड़े बने थे और उसे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखेगी मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ वो पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में ऐसा क्या रखा है, साल ही बर्बाद। रनकू आया तो कितना उत्साह था, कोई बात नहीं, दोनों के लिए गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट में जाएंगे। लेकिन ये क्या फिजूल की बातें हैं, बेओर छोर की। मैं झटके से उठ बैठता,
और लिखने लगता। कॉपी के मसौदे कई बार उलट पुलट कर देखने लगता हूँ। कई अच्छी चीज़ें लिखी बगैर पड़ी रह गई हैं, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात बनाने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर हो आती है और मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूँ। कहीं जाला फिर न तनने लगे। मुन्नी की माँ ऐसे ही समय आ जाती है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज भनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूँ। कोई कड़वी चीज़ निगलता हूँ। हाँ, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक जाते। और वह कह ही क्या सकती है, थकी भी तो है बेहद। रनकू ने सारी दोपहरी परेशान किया है उसे। चौका बर्तन सामान की संभाल, सहेज कपड़ों की सफाई, अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है। ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जग रहे हैं। वह ऊँघती हुई हंसी को दबाती है। चेहरे पर खून की पतली सी झलक होती है और फिर छड़ी भर में सूख कर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है। वह दरवाज़ा छोड़कर कमरे में आती है। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है। चेहरा सुर्ख हो गया है। अभी अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूँ, तब जाकर वो सोई है। वह चारपाई पर बैठ जाती है। मैं पास आकर कहता हूँ, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब ठीक से बॉडी पहनना चाहिए। वह बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब उसकी सुख की कल्पना मेरे पास नहीं है, ना ही तुम्हारे मन में है, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए। उसका बदन गर्म होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा। ये मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वह ज्वालामुखी तक पहुँचती है और मुझे ऐसी ही मंत्र से बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वह उठ खड़ी होती है, कहीं जैसे कोई दर्द रेंग गया हो। मैं चाहता हूँ जाती जाती उसे कुछ कहकर जाऊँ, पर ऐसे समय कुछ कहने का मतलब कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह उसे मालूम है कि मैं कहाँ जाता हूँ, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर जा रहा हूँ ये ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है और उसकी परे कटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुंबद। मैंने कभी इसमें एक खरगोश के जोड़े को घुसते देखा था। वैसे मैं पल भर की पिछली बात को भूल जाता हूँ, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूँ तो पल भर रुक कर इधर उधर जरूर देख लेता हूँ। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियाँ बोलती हैं, तीर की तरह सड़क को चीरती हुई चिड़िया उड़ जाती है, पर वह खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ गई होगी और फिर अपने कमरे में जाकर लौटी होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या लुढ़क कर गिरी होगी। तो उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होगी कि आखिर उसे इस मैच पर रोजाना अपने हाथों के निशान छोड़ने से मिलता क्या है। पापा जी कैसे कछूंगी कि मैं तुम्हें खोजती थी, वह रोज कहती है और मैं रोज झुठला देता हूँ, लेकिन वह मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले आती। मेरी आंखों में धुंधल के एक परत छा जाती है। उसकी माँ कहती है, खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आ ही कर बैठ जाता है। और मैं देखता हूँ कि मुन्नी की हथेली की थाप बढ़ती ही जा रही। कभी कभी इन हाथों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है, और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोनी सी वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटी चली आती है। चौकड़ी भरते हिरणों की लंबी कतारें और पीछे लोलूप अंधा दुष्यंत। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूँ, मान्यताओं की सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान। पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार की नोची छिछड़ी को दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर पर खुरदरे जूट के रस्सों से जकड़ कर बांध रहे हैं, सिर्फ एक लाचारी का आरोप। आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडहर। आखिर क्यों? फिर मैं शिकायतों के बारे में सोचता हूँ, पर बीवियों और मजदूरों की नहीं, अपनी ही। तुम रुक कर कुछ पूछ नहीं सकती थी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज धूप में कितनी दूर चलकर आया हूँ? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं? शायद तुम इसलिए नहीं रुक सकी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी, और उस पर तुम यह जाहिर होने देना नहीं चाहती थी कि तुम मुझे जानती हो। गोल गोल चक्कर खाकर हवा ऊपर की ओर उड़ गई और सड़क के किनारे खड़े मौलसी के पेड़ की तमाम सूखी पत्तियों के पर लग गए हैं। इनके साथ उसे कोने की धूल भी, जहाँ पार्क में बच्चों के खेलने ने घास को उड़ा दिया है, और अब इस लंबे यूकेलिप्टस की छरहरी शाखें अब भी थरथरा रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। चारों ओर कब्रिस्तान है। सड़क के नीचे और ऊपर की हवा
ताक में बातों के टूटे फूटे अस्थिपंजर उभर आए हैं। मैं सिर्फ चुभन, टीस और प्रताड़ना को चुन चुनकर अपने तर्कस में भरता जाता हूँ। एक विकलांग विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने और गर्द से लथपथ हो रहा हूँ। हवा एकदम चुपचाप खड़ी है। मौलसरी की पत्तियां दम साधे हैं। यूकेलिप्टस की लंबी शाखें मर गई हैं और बच्चों के पार की बेघास की उजली जमीन घिसी हुई है, निर्जीव हड्डी की तरह चमक रही है। मैं चाहता हूँ हवा फिर गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज घट जाए। मौलसरी की पत्तियां, यूकेलिप्टस के डाले, पार की जमीन और मेरे हाथ। मैं थक कर टुक टुक हो रहा हूँ। पल भर कहीं बैठना चाहता हूँ और कुछ देर सब कुछ बाहर का देखना चाहता हूँ, जिसे कोई मकान का दरवाज़ा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, लौटने में काफ़ी समय लगेगा। लगता है वह घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जूतियाँ पहनकर कांटों को कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वह कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घाव की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो, सत्य ये है, तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर यह है। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि वह तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज़्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टकोरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला जाता है। उसमें तुम बैठी हो। गर्दन दर्द करने लगती है देखते देखते, लेकिन तुम किसी मायाविनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठ जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया। मैं चाहती हूँ इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे की निचली छत में ही अटका रह गया और पैर पटकने लगती है। पापा, उतारो इसे, देखो ये छत चूल्हा जा रहा है। मेरा गुब्बारा तुम्ही ने छिकाया है। इस तरीके से वो बच्ची बोलती है और वो कहते हैं, मैं कैसे पहुंचूं इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी तो नहीं पहुंचेगी। कुल्ही पल खले हो जाओ। उसकी माँ बिगड़ती हुई आती है। ये क्या तमाशा, अभी तो आँख ही गई है, अब हाथ पाँव भी तोड़कर बैठेगी क्या? मैं चुपचाप खड़ा हूँ और वह मुन्नी के उतरने का इंतजार करती है। लेकिन या तो ऑक्सीजन ही निकल गई गुब्बारे से। मुन्नी, मुन्नी, अब जाने भी दो। और हाँ, कल रात कुछ लिख रहे थे, वे कागज़ कहाँ गए? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कांपता है। मैं ऐसी ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूँ। उसका स्वर कानों में बज उठता है, आखिर इसमें क्या ऐसा रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? मैं रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं। तो क्या ऐसा आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूँ कि मुन्नी के दूध और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिख कर मुझे देने वाले थे ना? और इतने ही समय में यह कुछ धीमी सी हो गई। मैं चुप रह गया। क्या सोच रहे हो? मैंने तो समझा कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल 2 रुपए का सामान मंगाया था, आज भर और चलेगा। इस नन्हे से अवसर से संभल गया हूँ, इसलिए बात बनने में देरी नहीं लगती। वह तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था ना, किताबें भिजवा दो। वही प्रकाशक को लिखा कि उसे भेज दे। अरे रुको, देखो वह क्या है। कहाँ? रुको तो, अरे यही तो वही तिल है। उंगलियां कांप जाती, चेहरे पर चुनचुनाहट की तरह कुछ बहुत नन्हा नन्हा उगा आता है। एक अजीब सी खुशी की लहर। हटो भी, खिड़की खुली है। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। मैं नहीं समझ पाता कि स्त्री और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए। मुन्नी की आंखों के माड़े की दवा या उसके दूध के लिए। तो इस तरीके से कहानी देखिए, जितनी भी नई कहानियों का दौर है उसमें ज़्यादातर कथानक का टूटना, बनना, बिगड़ना, अंतर्मुखी होना, घटना विहीन हो जाना, ये तो कहानियों की, नई कहानियों का आधार है। इन विशेषताओं के आधार पे देखें तो जैसे तमाम कहानियाँ हैं, तो दूध और दवा कहानी, जो कि एक तरीके से नई कहानी के आंदोलन दौर की एक सशक्त विधा के रूप में है। और ये प्रतीकात्मक तौर पे कहानी जो कही गई है कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे एक लेखक कैसे जीवन भर संघर्षरत रहता है, लेखन कार्य में संलग्न रहता है, लेकिन फिर भी वो इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। और वो लेखक प्रतीकात्मक तौर पे ही कहता है कि क्यों ऐसा होता है कि जो स्त्री है और मजदूर मालिकों के ऊपर ही एक तरीके से अपने सहारे को प्राप्ति का रास्ता क्यों समझते हैं, क्यों वो मूलभूत आवश्यकताओं को अपने जीवन में नहीं पूरा कर पाते हैं। एक तरीके से एक साहित्यकार की विडंबना है, जीवन की इसकी सच्चाई है। दूध और दवा के माध्यम से कहानी में बस इतना ही कहा गया था।
आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट कहानी अभी बहुत सारे हैं, एक नाव के यात्री, सैलानी और साली कहानी, तो अभी वो सब होगा तो एक दुनिया समानांतर कहानियाँ ऐसे समाप्त होंगी। बाकी आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये चैनल के बारे में अपना संदेश दीजिए कि जहाँ भी अच्छी चीज़ें हों तो उसको प्रमोट करते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।